संभल लोकसभा सीट में नियर अबाउट 65% के आसपास की पोलिंग हुई है। संभल लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण क्या थे, पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या थे, पॉलिटिकल केमिस्ट्री क्या थी, ये जानने के लिए हम संभल के वरिष्ठ पत्रकारों के बीच हैं। हम संभल के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे और जानेंगे संभल की जनता का मूड क्या था, संभल की जनता का मिजाज क्या था। हम सीधा पत्रकारों से ही रूबरू होते हैं। आप क्या कहेंगे सर, आपने संभल को कई दशकों से देखा है, कई दशक की राजनीति आपने देखी है। इस बार की राजनीति में आप क्या अलग पाते हैं और राजनीतिक समीकरण कैसे हैं और जनता का मूड क्या है, कौन से मुद्दे इस बार हावी रहे, आपको क्या लगता है? देखिए, संभल संसदीय सीट की बात की जाए तो यहाँ जो प्रत्याशी इस बार थे, तीनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये परंपरा सीट रही है सपा की। यहाँ डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क यहाँ सांसद रहे, लगातार जो है मुरादाबाद भी रहे, संभल भी रहे, विधायक भी रहे। उनके पोते राजा इस बार सपा के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। उन्होंने दिन रात जो है मेहनत करके लोगों से यह अपील की है कि जो है ये हमारे दादा की परंपरा सीट है, इसको जो है दिया जाए। उन्होंने जो है लोगों के बीच गए हैं, उन्होंने जो है जो समस्याएं थी वो रखी हैं जनता के बीच। अब वो उनको कितना लुभा पाते हैं ये तो समय बताएगा। उन्होंने लुभा पाते हैं समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दौरे संभल की धरती के किए, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए और तमाम अन्य नेता भी, मायावती भी संभल को लेकर के खासा प्लानिंग के साथ उतरी। यहाँ पर चौधरी सौलत को उम्मीदवार बनाया। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई त्रिकोणीय है, ये लड़ाई 1 to 1 है, या फिर कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? संभल लोकसभा सीट में हमको लगता है कि ये जियाउर रहमान वर्ग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। बिना शफीकुर रहमान के ये पहला चुनाव जियाउर रहमान लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी, उन्होंने तकरीबन 4,83,000 वोट 2019 में पाए थे, तो उनकी भी धमक तो संभल में रही है। तो यानी ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। देखिए, बेशक मुकाबला कड़ा हो सकता है या धीमा रहेगा, ये तो 4 तारीख में निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल जो है सैनी साहब ने भी जो है मोदी और योगी के काम को गिनाते हुए और जो है जो मंगलसूत्र बताते हुए उन्होंने भी पूरी कोशिश करी है जनता को लुभाने की। लेकिन इस सीट पर जो है तीसरे प्रत्याशी बसपा के हैं, वो भी जो है एक विधायक रहे हैं, वो भी राजघराने से हैं। उन्होंने भी जनता को बताया कि मेरा भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मैं भी यहाँ चुनाव मैदान में आया हूँ तो बसपा की नीतियों में खरा उतरूँ और ताकि राजनीति मेरा भी जो है कैरियर सफल हो। उन्होंने भी गाँव लोगों को दुहाई दी है कि जो है मेरा यहाँ हक बनता है और मैं अपनी बिरादरी के वोटों पर जो है यहाँ आया हूँ, साथ ही बसपा का कैडर वोट मेरे साथ है, इसलिए मेरी जीत भी पक्की है। बसपा के कैडर वोट की आप जो बात कर रहे हैं, वो क्या निर्णायक भूमिका में होने वाला है? क्योंकि जब लड़ाई त्रिकोणीय हो जाती है तो बहुजन समाज पार्टी का रोल बड़ा निर्णायक हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतने की पोजीशन में नहीं है तो किसी को जिताने की पोजीशन में तो है ही। हमेशा बसपा का कैडर वोट जो है निर्णायक भूमिका में रहा है। इस बार भी अगर वो वोट जो है थोड़ा परसेंटेज बढ़ गई होगी, वो उसके लिए भारी पड़ जाएगा, उसके लिए भारी पड़ जाएगा। कुछ और वरिष्ठ पत्रकारों से बात करते हैं। आप भी अरसे से संभल की पत्रकारिता को देख रहे हैं, इस बार क्या आप नयापन देख रहे हैं संभल की लोकसभा सीट में? और जिस तरह का मिजाज, क्योंकि पब्लिक के बीच में आप रहे, जनता का मूड आपने भांपा, जनता के मिजाज को आपने परखा, क्या पाया इस बार? इस बार यदि किसी भी मतदाता से बात की गई तो वो खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं था कि वो किसके पक्ष में मतदान कर रहा है, जबकि पिछली बार जो मुकाबले में देखा गया है कि वो बता देते थे कि हम किसको मतदान कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। उनसे जब भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि आपको 4 तारीख में पता चल जाएगा। अच्छा, ये साइलेंट वोटर जिसे कहते हैं, आप कह रहे हैं कि 4 तारीख को पता चल जाएगा, ये वोटर कहता हुआ नजर आया। आमतौर पर मुखर होता था मतदाता, कभी कभी बता देता था कि हाँ भाई हमारा मिजाज क्या है या फिर हम क्या सोच करके वोट डालें। मुद्दे कौन से हावी रहे? क्या कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, तमाम अन्य मुद्दे कौन से हावी रहे? क्षेत्र में यहाँ रेल लाइन विस्तारीकरण का मेन मुद्दा रहा है, जो सभी प्रत्याशियों के सामने एक वो बात रही है। हाँ। क्योंकि हमारे जो सांसद जी थे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब, हाँ, उनके सामने भी रहा। इससे पहले भाजपा के सांसद रहे हैं सत्यपाल सैनी, उनसे भी लोगों की यही मांग थी। हाँ।
भाजपा की सरकार थी, लोगों की अब भी यही मांग है कि रेल लाइन विस्तारीकरण उनका मुद्दा रहा है। यूथ में सबसे ज्यादा शिक्षा को लेकर रहा है कि यानी यूनिवर्सिटी वगैरह बने, क्योंकि पढ़ाई के लिए उन्हें जाना पड़ता है बाहर। अच्छा, ये जो चर्चा आमतौर पर अखिलेश यादव भी करते रहे, संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, राहुल गांधी भी इस तरह की बातें करते रहे, तो क्या डाउन लाइन ये बात गई, या फिर लोगों ने कहा कि नहीं साहब, संविधान को कौन खतरे में डाल सकता है? और जब इस पर जो है तमाम फिर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे, जब ओबीसी का आरक्षण लेकर के उनको दे दिया जाएगा, इस तरह की बयानबाजियां आई, एक वर्ग विशेष को दे दिया जाएगा, ऐसी बयानबाजियां भी आई, तो आपको लगता है कि कौन सी डाउन द लाइन बात गई है? नहीं, इस जो संविधान बचाओ वाला ऐसा कोई मुद्दा यहाँ हावी नहीं रहा है। यहाँ लोकल मुद्दों पे ज्यादा वोटिंग रहा है। और आपको ये क्या लगता है कि जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है, फर्स्ट फेज से तुलना की जाए, सेकंड फेज की तुलना की जाए, या फिर थर्ड फेज की तुलना की जाए, तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो पोलिंग थी, वो परसेंटेज ऑफ पोलिंग काफी लेस था, कहीं कहीं 10 से 12% तक का डिक्लाइन आया था। इस बार आप क्या महसूस कर रहे हैं? पोलिंग परसेंटेज थोड़ा अप हुआ है, तो ये जो क्या कहता है, पोलिंग परसेंटेज का थोड़ा सा बढ़ना क्या कहता है कि जनता का मूड क्या है? नहीं, मतदाता जागरूक तो हुआ है, पहले से मुकाबले अब काफी जागरूक है मतदाता, और वो अपने मताधिकार का प्रयोग और कर्तव्य को भी समझ रहा है। शासन प्रशासन की ओर से भी प्रयास लगातार 100% मतदान के कराए गए, तो मतदाता तो पहले मुकाबले जागरूक हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ इश्यूज ले रहा हो, लेकिन लोकल मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहा है। तो आप कहते हैं कि लोकल मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहे। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, इन चुनावों को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये चुनाव किन मायनों में खास है, और इस बार के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दे उठाए, विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है जैसे मुद्दे उठे। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या रहा? क्या विशेष मुद्दा रहा जो जनता के दिल में घर कर गया? मैं बात करूं पूरे पर, संभल की बात कर रहा हूं मैं, और अगर आप पूरे प्रदेश के बारे में भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखिए, संभल में मुद्दे तो बहुत हैं, और जब चुनाव शुरू होता है तो मुद्दे भी बहुत उठने के, रेल लाइन का, कहीं रोडवेज का। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाता है और एक हफ्ता सितंबर रह जाता है, तो चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पे बट जाता है। हाँ, ये इस क्षेत्र की खास बात रही है कि आखिर में हिंदू मुस्लिम पे आके रुक जाता है। आज भी ऐसा ही देखने को मिला है। और रही संविधान की बात, तो संविधान की बात पर कोई असर नहीं हुआ, मुद्दे सब दब गए। आप ये कह रहे हैं कि संभल लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण के आधार पर हमेशा से होता आया है। आज भी ध्रुवीकरण की सियासत यहाँ पर हुई है। आज भी वही परंपरा संभल लोकसभा सीट की कायम रही है, जिस परंपरा से यहाँ चुनाव होता रहा है। थोड़े सा बदलाव इसमें ये जरूर आया, पहले जब ध्रुवीकरण होता था तो झगड़े होते थे। लेकिन इस बार प्रशासन की जागरूकता से झगड़े नहीं हुए, कहीं छुटपुट घटनाएं हो वो अलग बात है, और प्रशासन ने अपनी जागरूकता से फर्जी मतदान को काफी हद तक रोकने में सफलता पाई है। ये हमने पहली बार देखा, नहीं तो धक्का मुक्की होती थी, ये पकड़ो उससे पकड़ो, ऐसा अब की बार नहीं हुआ। और मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ संभल के, उन्होंने इस इतने अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, जहाँ के सांप्रदायिक क्षेत्र कहलाता है वहाँ बहुत अच्छे ढंग से चुनाव कराया है। और बात वही है, ध्रुवीकरण जरूर हुआ। एज किसको है? अगर ये ध्रुवीकरण की बात हो गई है, एज किसे है यहाँ पर? नहीं, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अंदर कांटे का है, क्योंकि वोटर साइलेंट है। लेकिन टक्कर जरूर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात है। हार जीत का अंतर भी बहुत कम होगा, मुझे ऐसा जो महसूस हुआ। ज्यादा ये लाखों तक नहीं जाने वाला है, ये बहुत 15-20 हजार के अंदर हो जाएगा। हमारे डॉक्टर शफीकुल्लाह वर्ग जीते थे, उस समय मायावती जी की पार्टी का भी गठबंधन था। इस बार वो गठबंधन नहीं है, तो जो मार्जिन होगा जीत हार का, जहां तक मेरा अनुभव है 25-30 हजार के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बड़ी बात कही कि जो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, शफीकुर रहमान बर्क तब जीते थे, और 2014 में उनको हार का सामना इसी संभल की धरती पर करना पड़ा था। और इस बार सपा और बसपा का जो गठबंधन नहीं है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। ये 2.25 लाख जो वोट है एससी का, तो वो जो वोट है वो विभाजित हुआ है, वोट विभाजित, सारा वोट एससी को, मायावती की पार्टी को नहीं मिलेगा, उसमें कुछ बीजेपी को भी जाएगा। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ फोटोग्राफर्स भी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ छायाकार भी हैं। आप ये बताइए, आप लोग तो जाते हैं और गली गली जाना पड़ता है, और जनता के मूड को जितना आप लोग समझते हैं, चित्रों के माध्यम से हम लोग भी कुछ बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वोटर की चाल ढाल कैसी है,
वोटर कैसे चल करके आ रहा है, तमाम बातें हम लोग गौर करते हैं कि भाई अगर ये जो है किसको वोट कर दे करके आ रहा है, कहीं ना कहीं एक अंदाजा हो जाता है। इस बार जब आप घूमे संभल में, क्या लगा? देखिए, जब वोटर के पास जाते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है, वो मूड देखता है ये किस मिजाज के लोग हैं। अगर उनसे खुल के बात करते हैं तो रुख बता देता है कि मुझे किस ओर जाना है, और वैसे साइलेंट हो जाता है। साइलेंट हो जाता है, तो साइलेंट वोटर की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ज्यादा बोलता नहीं है वोटर। ऐसे सर ने कहा कि अब की बार ज्यादा मुखर होकर के नहीं बोला वोटर, तो ये एक बड़ी बात है। 4 जून को ही तय होगा कि वोटर के इस खामोशी में कितनी आवाज है और कितना जो है कोहराम मचने वाला है। जी जी बिल्कुल, 4 जून को हो जाएगा तय। 4 जून को तय हो जाएगा। हमारे साथ तो कुछ और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। अभी बताइए, क्या कहेंगे आप? दिन भर आज घूमे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गए, चंदौसी में, असमौली में, संभल में तो रहे ही, इसके अलावा कुंदरकी और बिलारी, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों का क्या माहौल रहा अलग अलग अगर हम कंपेयर करें तो? देखिए, माहौल यहाँ जो मेन फाइट है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में है। ठीक है। और इस बार जो है ना, वोटर का जो रुख था वो शुरू से ही साइलेंट रहा बिल्कुल, और इसलिए संभल को जो है 4 जून को नया सांसद मिलेगा। 4 जून को नया सांसद तो मिलेगा ही मिलेगा, तो तय है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जैसे कि तमाम कयास लगाए जाते हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जातिगत आधार, ये चुनाव है दरअसल। ये सिर्फ लहर का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी के लिए कोई लहर नहीं है। 2014 का चुनाव भी लहर का चुनाव था, 2019 का चुनाव भी लहर का चुनाव था, लेकिन 2024 का ये चुनाव है, असली चुनाव, समीकरणों का चुनाव। तो जिसके समीकरण सटीक बैठ जाएंगे वो विजयी होगा। देखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा तो मार्जिन रहेगा नहीं हार जीत में, लेकिन इस बार गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, जैसा कि मतलब 2019 में हुआ था, तो उसका भी कहीं थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा इस बार। जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो फाइट में आ पाएंगे 3 नंबर से 2 नंबर पर, या 2 नंबर से 1 नंबर पर कुछ जंप हो सकता है, या फिर वो सिर्फ लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं और वो जो एक कोण है वो निर्णायक भूमिका निभाने वाला? देखिए, जिस तरह से उनका उठान शुरू में हुआ था, चुनाव से 1 हफ्ता पहले से वो डाउन होने शुरू हो गए, और जो उनका गिरे क्षेत्र है कुंदरकी बिलारी, बस वो वहीं तक सीमित रहा। पूरे जनपद में उन्होंने घूमना भी उचित नहीं समझा। जी, तो इसलिए साइलेंट रहे। मेन फाइट जो है, साइलेंट वो भी रहे, साइलेंट वोटर भी है। तो साइलेंट जो है एक महत्वपूर्ण शब्द हो गया इन चुनावों में। इसमें जो है बस यही सबसे मेन बात है कि वोटर साइलेंट गुल खिलाएगा, साइलेंट वोटर का रुख रहा। जी, जो खामोश मतदाता है वही गुल खिलाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी मौजूद है। सुनील जी, आप पिछले कई वर्षों से यहाँ की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपने पाया आज जब आप देख रहे हैं संभल लोकसभा सीट में चुनाव संपन्न हुआ, मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, और हालांकि पिछले बार की तुलना में उतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर भी अगर हम फर्स्ट फेज और सेकंड फेज से कंपेयर करें तो परसेंटेज में इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं संभल लोकसभा सीट के इस चुनाव को? देखिए, संभल लोकसभा सीट का चुनावी प्रशासन को एक चुनौती होता है। प्रशासन ने हालांकि इस चुनौती को आज पार पा लिया है। यहाँ चुनाव हो गया है, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव हो गया है, और सभी प्रत्याशियों का जो है वोट ईवीएम में कैद हो गया है। परिणाम तो 4 जून को आने वाले हैं। लेकिन इस बार यहाँ संभल में जो दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में, बसपा से त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत ज्यादा साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता। दरअसल में संभल में कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ के लिए रेल लाइन एक मुद्दा है। संभल से गजरौला को रेल लाइन के बाद में ही संभल शहर देश की राजधानी से जुड़ जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ जाएगा, लखनऊ से जुड़ जाएगा। तो एक बहुत पुराना मुद्दा है। केवल 50 किलोमीटर की इस रेल लाइन को शफीकुर रहमान बख्श सांसद रहे हैं, हालांकि एक बार बीजेपी जीती है। इस मुद्दे को आज तक कोई इस समस्या को दूर नहीं कर सका। बाकी अगर बचा तो यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ के लोगों की जरूरत है। हालांकि सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है, गंगा एक्सप्रेस वे दिया है, औद्योगिक कॉरिडोर दिया है, ये बीजेपी सरकार की उपलब्धियां हैं यहाँ के लिए। मगर आपको नहीं लगता कि जो है ये परमेश्वर लाल सैनी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास किया? 2019 में भी उनको टिकट दिया, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2024 में उन पर विश्वास किया। उन पर विश्वास की चुनौती है। जियाउर रहमान बर्क पर चुनौती है अपने खानदान की। शफीकुर रहमान बर्क की अनुपस्थिति में उनके लिए यह पहला चुनाव है, और शफीकुर रहमान बर्क संभल की एक ऐसी हस्ती थी जो बुनियाद थी अलग अलग पार्टियों, बसपा में भी रहे, सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के भी सांसद रहे, विधायक रहे कई बार के। तो शफीकुर रहमान बर्क का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव रहा है,
कहीं उसकी कमी तो नहीं खलेगी जियाउर रहमान बर्क को? देखिए, पहले मैं परमेश्वर लाल सैनी का आपको बता दूं, परमेश्वर लाल सैनी को जो पिछली बार वोट मिला था वो करीब 6% वोट की बढ़ोतरी थी। उसके बाद ये चुनाव हारे थे वे, तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। यहाँ पे भाजपा ने तमाम अपने मंत्री लगाए हैं, संगठन के लोग लगाए हैं, और उसके बाद यहाँ कसके चुनाव हुआ है। इस संभल में चुनाव देखा गया है, बीजेपी लड़ते देखी गई है, लगातार तैयारी की गई है। बात अगर शफीकुर रहमान बर्क की करें तो उनके पास विरासत है जियाउर रहमान की, मगर यहाँ अनुभव की कमी सीधे सीधे कई बार नजर आई है। आज जैसे कि चुनाव के दौरान कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, इस तरह की घटना शफीकुर रहमान बर्क के समय में नहीं होती थी। शफीकुर रहमान बर्क अगर आज होते तो जो घटना, जो विजुअल्स हम लोगों को देखने को मिले थोड़ा बहुत, वो कतई न होने पाते, क्योंकि वो जो उनकी राजनीतिक समझ थी, जो राजनीतिक सोच थी, जो उनको बोलने की अदा थी, वो अदा कहीं ना कहीं खल रही है समाजवादी पार्टी को और संभल को, और संभल के जो समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं उनको। हाँ, शफीकुर रहमान बर्क की जरूरत, आज जियाउर रहमान बर्क ने भी यहाँ पर कहा था जब ये हो रहा था, मेरे दादा होते तो ये सब नहीं होता। तो अब देखना ये है कि जियाउर रहमान बर्क इस विरासत को इस बार संभाल पाते हैं या बीजेपी चुनौती देती है। 2014 में बीजेपी ने यहाँ को जीता था संभल को। लोग संभल को भले ही सपा का गढ़ कहें, मैं सपा का गढ़ नहीं मानता। यहाँ पर 5 बार अगर समाजवादी पार्टी जीती है तो 2 बार बहुजन समाज पार्टी भी जीती है, और उसके बाद 2014 में भाजपा भी जीती है। तो भाजपा इस किले को फिर से फतेह करना चाहती है। वहीं जियाउर रहमान बर्क को अपनी विरासत बचाने की चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि सुनील ने विस्तार से बताया और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने विस्तार से बताया कि संभल लोकसभा सीट का मिजाज आज कैसा रहा। 4 जून को रिजल्ट्स आने हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता लगातार दावे और वादे करते रहे हैं। संभल लोकसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, संभल लोकसभा सीट के लिए अखिलेश यादव भी आए, संभल लोकसभा सीट पर मायावती जी की भी निगाहें हैं। पत्रकारों का कहना है कि ये फाइट त्रिकोणीय भी हो सकती है, 1 to 1 भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि संभल लोकसभा सीट का विजेता वही होगा जिसे साइलेंट मतदाता चाहेगा। साइलेंट मतदाता की खामोशी ही 4 जून को कोहराम मचाने वाली है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संभल।